कुछ सेक्टर्स में कंपटीशन होता है और कुछ सेक्टर्स में क्लियर मोनोपोलीज बनती जा रही हैं। पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि डिस्पाइट लीडरशिप पोजीशन दोनों स्टॉक्स ने पिछले कुछ महीनों में 20 से 25% तक की करेक्शन देखी है। अब सवाल सिंपल है, क्या ये करेक्शन नॉर्मल है या फिर कुछ ऐसे फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल सिग्नल्स हैं जो इस करेक्शन को जस्टिफाई करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे ही स्टॉक्स की जिनका मार्केट शेयर अनबीटेबल है, लेकिन स्टॉक प्राइस रीसेंट हाई से नीचे चल रहा है। चलिए पहले देखते हैं ऑटो कंपोनेंट्स की मोनोपोली, प्रिकॉल की कहानी। प्रिकॉल लिमिटेड एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और एलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है, मेनली फॉर OEMs एंड सम फॉर रिप्लेसमेंट मार्केट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रिकॉल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में इसका शेयर 55 से 60% के बीच है। टू व्हीलर सेगमेंट में तो 65% तक। कंपनी के दो कोर वर्टिकल हैं। पहला ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस जो टिपिकली 60 से 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, टेलीमैटिक्स और व्हीकल सेंसर्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। दूसरा वर्टिकल है ACFMC, एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लुएंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो टिपिकली बाकी का 35% रेवेन्यू लाता है, जिसमें फ्यूल पंप मॉड्यूल्स, डिस्क ब्रेक्स और वाइपिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं। कमिंग टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रिकॉल ने 2692 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया 18.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इस ग्रोथ के पीछे की ड्राइवर्स थे प्लास्टिक बिजनेस की एक्विजिशन से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, हाइब्रिड, इलेक्ट्रोकेमिकल, TFT का ज्यादा अडॉप्शन जो बेटर रियलाइजेशंस देते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से यानी कि 19.8% से बढ़े। नोटेबली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 23% ऊपर गया ड्यू टू R&D रैंप अप एंड न्यू डोमेन एक्सपर्ट्स की हायरिंग। इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 13.8% बढ़ा 313 करोड़ तक। सेम रीजन से ऑपरेटिंग मार्जिन भी 50 BPS घटकर 11.6% पर आ गया। कुछ रिलीफ मिला अदर इनकम से, 30% जंप टू 17 करोड़ और इंटरेस्ट कॉस्ट भी 28% गिरकर 13 करोड़ रुपए हो गई। इन फैक्टर्स की वजह से नेट प्रॉफिट 18.4% ग्रो करके 167 CR तक पहुंच गया और पैट मार्जिन 6.2% बना रहा। मार्जिन प्रेशर के बावजूद बॉटम लाइन स्टेडी रही। अब नजर डालते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स पे। कंपनी अपने कोर बिजनेस को 13 से 15% CAGR से ग्रो करने का प्लान बना रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक 3600 CR का रेवेन्यू टारगेट है जो मैक्रो सपोर्ट से 4000 करोड़ तक जा सकता है, प्लस 12 से 13% EBITDA मार्जिन कोर एंड लगभग 10% का PPPPL यानी कि प्लास्टिक्स यूनिट से। फरवरी 2025 में कंपनी ने सुंदरराम ऑटो कंपोनेंट्स को 195 CR में एक्वायर किया। इसके साथ उनके प्लास्टिक्स बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 26 तक 850 करोड़ रेवेन्यू का रन रेट एक्सपेक्टेड है और 3 साल में 150 करोड़ रुपए तक ग्रो करने का टारगेट है। 250 करोड़ कैपेक्स प्लान है मॉडर्नाइजेशन के लिए विद मार्जिन्स इंप्रूविंग फ्रॉम 7.2% टू डबल डिजिट्स। साथ ही 200 से लगभग 225 करोड़ तक का कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 में पुणे और मानेसर प्लांट्स के लिए प्लान्ड है। एक्सपेक्टेड है कि न्यू OEM टाई-अप्स लाइक होंडा, सुजुकी रैंप अप भी मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो ट्रेड रिसीवेबल 65% से जंप हुए 287 CR से 473 CR और इन्वेंट्री भी 13% से बढ़ी टू 363 CR। इसका असर रिसीवेबल डेज पे दिखा जो बढ़कर 46 से 64 हो गए, लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल फिर भी 46 डेज पर स्टेबल रही क्योंकि इन्वेंट्री डेज घटकर 71 हो गए। लेकिन एक नोटेबल शिफ्ट ये था कि टोटल बोरोइंग्स इंक्लूडिंग लीज लायबिलिटीज 3x बढ़कर 61 CR से 183 CR हो गई। Primarily 68 CR long-term debt due to its acquisition and 57 CR short-term borrowing की वजह से। Net cash flow financial year 25 में negative 11 CR रहा और इसका major reason था investing cash flow का 192% का spike 129 CR से 377 CR, जिसमें 216 CR capex और 195 CR acquisition outflow शामिल थे। But here are certain risks. एक कंसर्न है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2025 में OEM प्रोडक्शन 30 से 50% तक कट हो सकता है और जून में 5 से 10% कट ऑलरेडी
ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ एम्प्लॉय कॉस्ट टेम्पोरेरली एलिवेटेड है, मेनली ड्यू टू हेवी R&D एंड इंजीनियरिंग टैलेंट हायरिंग। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 16% का ROE CAGR डिलीवर किया है और फिलहाल ये अपने 5 ईयर मीडियन PE ऑफ 33x पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आते हैं IEX पे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का ट्रेडिंग होता है फॉर एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी। आज के टाइम में ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है जिसका मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 तक 84% है। ये प्लेटफॉर्म नेशन वाइड लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का ट्रेडिंग इनेबल करता है, सब कुछ एक ऑटोमेटेड सेटअप के थ्रू। इनके सेगमेंट्स देखते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कई अलग अलग कैटेगरीज में होती है। सबसे बड़ा सेगमेंट है डे अहेड मार्केट या डैम, DAM, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 44% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 53% था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए ऑक्शन के जरिए ट्रेड होती है। दूसरा सेगमेंट है रियल टाइम मार्केट या RTM, जिसका शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 में 28% हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 के 25% से बढ़कर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के अंदर डिलीवर होती है और हर दिन 48 ऑक्शंस होते हैं। देन आगे सर्टिफिकेट सेगमेंट जिसमें RECs और E-सर्ट्स आते हैं जो कंप्लायंस के लिए ट्रेड किए जाते हैं। देन टर्म अहेड मार्केट यानी कि TAM ऑफ 7% शेयर जहां 90 डेज तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ग्रीन मार्केट जिसमें ग्रीन डैम और GTAM जैसे नेक्स्ट डे और शॉर्ट टर्म रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड्स होते हैं। इसका भी शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 में 6% तक बढ़ गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में IEX ने 537 CR का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया जो लगभग 19.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है, अप फ्रॉम 449 CR इन फाइनेंशियल ईयर 24। इस ग्रोथ के पीछे की ड्राइवर्स थे इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम का 18.7% जंप टू 12,100 करोड़ यूनिट्स, REC ट्रेडिंग वॉल्यूम का 136% surge और strong performance in RTM with positive 29% growth और green market with 171%. Electricity volumes all time high तक पहुंच गए at 31.7 BU in Q4 alone. इसका direct impact operating profit पे दिखा जो 20% से बढ़कर 455 CR हो गया। Expenses सिर्फ 12.7% से बढ़े जिससे margin expansion possible हुआ। Operating margin improve होके 85% तक पहुंची, ऑलरेडी एक हाई बेस के बाद भी। अदर इनकम भी 17% से बढ़ी टू 119 CR, जबकि इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन रिलेटिवली फ्लैट रहे। फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट ये है कि नेट प्रॉफिट 22% जंप करके 429 CR तक पहुंचा, एक स्ट्रॉन्ग क्लीन बॉटम लाइन ग्रोथ। अब कुछ मैट्रिक्स देखें तो ये ड्रॉप डिमांड के बावजूद आया क्योंकि सप्लाई लिक्विडिटी 36% से इंप्रूव हुई थी, और IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज का डिवीजन जो लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसका भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। गैस वॉल्यूम्स ग्रू बाय 47% ईयर ऑन ईयर टू 60 मिलियन MMBTU। इंडिया की पावर डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, EV adoption, data centers, rooftop solar और last mile electrification is driving energy consumption. IEX इस डिमांड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है क्योंकि हिस्टोरिकली एक्सचेंज पावर वॉल्यूम्स डिमांड ग्रोथ से 2.5x तेज ग्रो करते हैं। मार्केट को और डीपन करने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं जैसे ग्रीन RTM, TAM विद 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर रेडी ऑप्शंस जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि LPSC अमेंडमेंट जो सप्लाई पावर को एक्सचेंज पर बेचना मैंडेटरी बनाता है, और REC फंजिबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। एनर्जी ट्रांजिशन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का गोल है 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल्स का, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी कि BESS और फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि FDRE जैसे सेगमेंट्स मार्केट को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करेंगे। कोई मेजर कैपेक्स प्लान फिलहाल नहीं है। कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का कैश एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैनेजमेंट M&A या डाइवर्सिफिकेशन के लिए ओपन है, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो डिविडेंड पे आउट इंक्रीज हो सकता है। अगर हम IEX के एसेट लाइट मॉडल को देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल
टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.4% से गिर के 5.14% हो गई। इस गिरावट के पीछे दो मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला, टोटल एसेट्स बढ़े मेनली ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, या कैश बैलेंस कम हुआ क्योंकि 267 सीआर का हेवी डिविडेंड पे आउट हुआ। पर एक पॉजिटिव साइड भी है। सीएफओ बाय नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हो के 0.85x से 0.99x हो गए। ये इसलिए क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 43% से बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट सिर्फ 22% से। मतलब कंपनी की अर्निंग क्वालिटी और कैश कन्वर्जन दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। बट साथ आते हैं कुछ रिस्क। सबसे पहले बात कपलिंग की है। इस मॉडल में सारे पावर एक्सचेंजेस के बाय सेल बिड्स एग्रीगेट होते हैं और एक ही यूनिफॉर्म प्राइस यानी कि एमसीपी डिसाइड होती है। अगर सीईआरसी टाइमलाइन इंप्लीमेंट करता है तो आईईएक्स की अपनी प्राइस डिस्कवरी पार कम हो सकती है और प्लेटफॉर्म स्टिकीनेस पे भी असर पड़ सकता है। इस बीच ऑल्टरनेट एक्सचेंजेस जैसे कि पीएक्सआईएल और एचपीएक्स ग्रेजुअली मार्केट शेयर ले रहे हैं। आईईएक्स का शेयर 88% से गिरकर 84.2% आ गया है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फीस पर यूनिट जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.6% गिर गई, जिसकी वजह से रेवेन्यू एस्टिमेट्स आगे भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दोनों कंपनीज की स्टोरी क्लियर है। क्या आप इन दोनों स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के पावर प्लेयर्स के रूप में देख सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमको सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.